हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, डर को दूर भगाने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है और रास्ते में कई सारे डाउट, संकोच, थोड़ा बहुत फेलियर्स, गिरना उठना सब कुछ चलता रहता है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट रहना चाहिए वो होना चाहिए आपका मेहनत, कड़ा मेहनत। कभी कभी इसमें थोड़ा परेशानी आ जाए, ब्रेक लग जाए तो कोई बात नहीं, बट मेहनत को अगर आप काट देंगे तो सक्सेस मिलने वाला नहीं है दोस्तों। और अगर मेहनत को भरपूर करेंगे तो डर आपका दूर हट जाएगा और धीरे 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 एक ना दूसरे रूप में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी मेहनत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इन्वायरमेंट रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम पार्ट 2 वीडियो है। ये तीन तीन पार्ट में आएगा क्योंकि इसमें 60 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि रेलेवेंट कंटेंट आपके तक डायरेक्टली पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द टू लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। तो जाहिर सी बात है, देखिए लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, जैसे टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, फॉर एग्जांपल सनलाइट चाहिए। ठीक है, और भी कुछ चीज़ चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए रेनफॉल जो है वो बहुत कम हो रहा है, और बाकी सनलाइट एबेंडेंट अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट एबेंडेंट अवेलेबल है, टेम्परेचर भी एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो वहाँ पर ये रेनफॉल क्या होगा, आपका एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा, क्योंकि जितना मैक्सिमम रेनफॉल सपोर्ट कर पाएगा उतना ही उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होगी। सिमिलरली दोस्तों, मान लीजिए रेनफॉल भी अबेंडेंट है, सनलाइट भी अबेंडेंट है, न्यूट्रिएंट भी अबेंडेंट है, बट टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम नहीं है। तो जितना टेम्परेचर के कारण आपका मैक्सिमम उस इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी मिल पाएगी, वही वहाँ उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी होगी दोस्तों। तो यस, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों आपके लिमिटिंग फैक्टर्स के रूप में काम करते हैं। दूसरा देखिए, प्लांट्स आर एट द बेस ऑफ द फूड वेब इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, प्लांट से ही सबसे पहले प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट को ये कन्वर्ट करते हैं फूड में, फिर प्लांट को खाते हैं हर्बीवोर्स को खाते हैं, फिर कार्निवोर्स, और फिर उसको खाते हैं टॉप कार्निवोर्स। फिर ये हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, ये सब डेड और डीके होते हैं। और इन सबको डिकम्पोज कौन करता है? डिकम्पोज करता है डेट्रीवोर्स या फिर सैप्रोट्रॉप। ठीक है, डेट्रीवोर्स और सैप्रोट्रॉप। तो जो भी है, इन सब की शुरुआत कहाँ से हो रही है दोस्तों? शुरुआत हो रही है प्लांट से। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड देखिए, अल्टरेशंस एंड चेंजेज इन लैंड यूज इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बिल्कुल दोस्तों, अब कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है लेकिन वहाँ पर हम लोग बना रहे हैं इंडस्ट्री, तो धीरे धीरे वो ग्रासलैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ से क्या होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। तो ये एक मेजर कंसर्न है कि लैंड यूज का जो चेंज है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रभाव डाल रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। आई क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स दोनों को देखिए दोस्तों। ग्रेजिंग फूड वेब्स आर कॉमन टू बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन या ग्रेजिंग फूड वेब किसको बोलते हैं? जिसकी सबसे पहले जो प्लांट से जिसकी शुरुआत होती है, तो इधर आपका टेरेस्ट्रियल में प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, इससे शुरुआत होगा, और एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन से शुरू हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन से। सो क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रेजिंग फूड वेब। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड सनलाइट। देखिए दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। जैसे सैलिनिटी एक्वेटिक में तो पानी के सैलिनिटी को प्रभावित करेगी, और टेरेस्ट्रियल में ये लैंड के सैलिनिटी को प्रभावित करती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी टेम्परेचर और सनलाइट जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम सनलाइट के प्रेजेंस में ही आपका प्रोडक्टिविटी जो है इन दोनों ही इकोसिस्टम में बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, सनलाइट चाहिए आपके
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सेम टू सेम एक्वेटिक में भी किसके लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ठीक है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही प्लांट्स अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में दोस्तों अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपको पता है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो घट जाएगा, ठीक है, तो उससे भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी। तो दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कैन सपोर्ट मोर ट्रॉपिक लेवल्स देन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ये गलत है दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले ग्रेजिंग फूड वेब में सबसे पहले क्या है, प्लांट है, और इधर क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है। तो आपको पता होना कि चाहिए कि जितना प्लांट की मतलब जितना लैंड के ऊपर में प्लांट जो है की प्रोडक्टिविटी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स की प्रोडक्टिविटी है। तो चूंकि फाइटोप्लैंक्टन्स इतना बायोमास प्रोड्यूस करते रहे कि ये अपने ऊपर काफ़ी सारे ट्रॉपिक लेवल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट उतना ट्रॉपिक लेवल्स ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में प्लांट अपने ऊपर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा गलत है, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 ओनली। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स सपोर्ट लेस ट्रॉपिक लेवल्स देन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, इस बात को ध्यान रखिए प्लीज, ठीक है। तो 22 का सी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। विथ रेफरेंस टू एक्वेटिक इकोसिस्टम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहला देखिए, चेंजेज इन प्रेसिपिटेशन अल्टर्स द हाइड्रोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम्स। बिल्कुल सही बात है, अगर ज़्यादा रेनफॉल होगा, ठीक है, तो ज़्यादा पानी अवेलेबल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एक्वेटिक सिस्टम अच्छा परफॉर्म या बुरा परफॉर्म करेगा। कम पानी होगा तो लेक्स वगैरह सूख जाएंगे, ठीक है, किसी किसी सोर्सेस की सैलिनिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कहीं का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यस, ये प्रभाव तो डालेंगे बिल्कुल। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, द लेवल्स ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स इज ए फंक्शन ऑफ सैलिनिटी। बिल्कुल, सैलिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी सैलिनिटी बढ़ेगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन दोस्तों घटेगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन घटेगा। उस तरह से टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, टेम्परेचर बढ़ेगा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन घटेगा, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। तो दूसरा भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। तीसरा देखिए, एफोटिक जोन इज वेयर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर कंड्यूसिव फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये गलत है दोस्तों। एफोटिक जोन बोलते हैं उसको जहाँ पर कि लाइट नहीं पहुँच पाता। जैसे ये वाटर है, ये वाटर है, तो सनलाइट एंटर किया, तो एंटर किया कुछ दूर तक ही सनलाइट प्रभाव रहता है, उसके नीचे तक सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। जहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेट कर पाता है उसको बोलते हैं लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन या फिर फोटिक जोन भी बोलते हैं, लिम्नेटिक जोन या फिर फोटिक जोन। और जहाँ से सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता उसको बोलते हैं एफोटिक जोन, ठीक है। तो एफोटिक जोन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है दोस्तों। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली। आई क्वेश्चन 24 को देखेंगे। एस्टुअरीज आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। गलत है ये। देखिए, एस्टुअरीज बनता है जहाँ पर कि सी और रिवर जहाँ पर मिलते हैं, इस जोन को हम लोग बोलते हैं एस्टुअरीज। कहीं ना कहीं ये पूरा पानी ही है, तो ये टेरेस्ट्रियल का नहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट होगा। एस्टुअरीज आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है दोस्तों, ठीक है। दूसरा देखिए, मोनोक्रॉपिंग इज ए थ्रेट टू ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बिल्कुल, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जैसे कि आपका क्या स्टेपीज, कहाँ पर है स्टेपीज आप बताइए। नॉर्थ यूएसए में है, आपका यूएसए में है, यूक्रेन में है, इन सब जगह पर है आपका स्टेपीज। तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रासलैंड है, तो उस ग्रासलैंड को रिमूव कर करके वहाँ पर क्या हो रहा है, वीट कल्टिवेशन किया जा रहा है, वीट कल्टीवेशन या फिर पैडी कल्टीवेशन किया जा रहा है। मोनोक्रॉपिंग, सिर्फ एक ही क्रॉप को लगातार बार बार लगाया जा रहा है वहाँ पर दोस्तों। तो ये क्या है, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए एक थ्रेट है, बिल्कुल है। तीसरा तो सेकंड करेक्ट है। थर्ड देखिए, फंगाई एक्ट्स एज ए डिकम्पोजर इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। बिल्कुल, फंगाई एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल में भी डिकम्पोजर का काम करती है, ठीक है।
ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो 24th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ करेक्ट पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली। और देख लीजिए कौन कौन से डिकम्पोजर्स हैं एक्वेटिक मरीन इकोसिस्टम में। बैक्टीरिया है, मरीन वर्म्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, मोलस्क्स हैं, ठीक है, ये सब आपके डिकम्पोजर्स हैं। 25th क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ मैच करना है, यहाँ टर्म्स है और उस टर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इधर लिखा गया है और करेक्ट को मैच करना है, ठीक है। जैसे यूट्रोफिकेशन इज द न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ द लेक्स, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। यूट्रोफिकेशन का मतलब आपको पता है कि लेक वगैरह में जब नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे वहाँ पर एल्गल बूम हो जाता है, ठीक है, तो और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, फिर वहाँ डेथ जोन क्रिएट होने लगता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट से ही यूट्रोफिकेशन स्टार्ट होता है, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, लिम्नेटिक जोन इज द वेयर सनलाइट डज नॉट पेनेट्रेट, गलत। लिम्नेटिक जोन में ही सनलाइट पेनेट्रेट करता है और वहाँ पर ही फोटोसिंथेसिस पूरा होता है। एफोटिक जोन में सनलाइट पेनेट्रेट नहीं करता, तो दूसरा तो आपका इनकरेक्ट है। फिर तीसरा देखिए दोस्तों, ट्रॉफिक कास्केड। ट्रॉफिक कास्केड बोलते हैं दोस्तों जब जो टॉप प्रेडेटर है इसको ऐड कर दीजिए, किसी इकोसिस्टम में ऐड कर दीजिए या फिर किसी इकोसिस्टम से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि जहाँ पर ग्रास है, डियर है और लायन है, ठीक है। लायन को आप रिमूव कर दिए, लायन को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, डियर का जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको कोई मारने वाला है नहीं, कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। डियर का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घट जाएगा तो ग्रास टोटली खत्म हो जाएगा। तो ये जो बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है एक टॉप कार्निवोर के हटाने से, टॉप प्रीडेटर को इकोसिस्टम में हटाने से या फिर उसमें जोड़ने से, इस इम्पैक्ट को ही हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक कास्केड। ट्रॉफिक कास्केड, तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ट्रॉफिक कास्केड इज द एडिशन और रिमूवल ऑफ टॉप प्रीडेटर्स इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, तो थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। 25th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली। ट्रॉफिक कास्केड याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 26 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से रिलेटेड स्टेटमेंट देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहला देखिए, नॉक्टर्नल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन डेजर्ट इकोसिस्टम इज एन एडेप्टेशन बिहेवियर। बिल्कुल, नॉक्टर्नल यानी रात को एक्टिव होना। तो डेजर्ट में बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो रात को ही एक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्या है, एडेप्टेशन बिहेवियर है, यस। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, प्रीडेटर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देखिए दोस्तों, प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलते हैं, जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे ग्रास हुआ ना, ग्रास या ट्रीज जो हुआ, तो इसको जो सबसे पहली बार खाएगा, सबसे पहली बार जो खाएगा उसी को बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रीडेटर नहीं, कहीं ना कहीं प्रे हैं, क्योंकि सबसे पहले घास को कौन खाएगा, डियर खाएगा, रैबिट खाएगा, तो ये सब घास को खाएगा। अब डियर और रैबिट को कौन खाएगा, ये खाएगा, प्रीडेटर खाएगा, ठीक है। तो प्रीडेटर प्राइमरी कंज्यूमर नहीं हुआ, प्रीडेटर कम से कम तो सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है दोस्तों। तीसरा देखिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक्ट एज ए नेचुरल कार्बन सिंक ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, वो कार्बन सिंक का काम तो करता ही है, नेचुरल कार्बन सिंक का काम करता है। कार्बन सिंक का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करना और अपने पास जमा करके रखना, तो ये हुआ कार्बन सिंक। तो थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन 27 देखेंगे हम लोग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का रिस्पेक्ट में हम लोग को स्टेटमेंट्स देखना है। पहला देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। पहला देखिए, वेटलैंड्स आर इकोटोन्स बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। बिल्कुल सही बात है। इधर टेरेस्ट्रियल खत्म हो रहा है, इधर एक्वेटिक शुरू हो रहा है, तो बीच वाला एरिया जो होगा ये क्या है, ये एक तरीके से वेटलैंड है, और ये क्या हो गया, इकोटोन हो गया, क्योंकि ये जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन्स बोलते हैं। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स कॉनिफेरस ट्रीज
स्पेसीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो गलत है दोस्तों। कॉनिफेरस ट्रीज कहाँ पाया जाएगा? बोरियल में पाया जाएगा, बोरियल फॉरेस्ट यानी टैगा में। ठीक है, कॉनिफेरस ट्रीज जैसे कि कॉनिफेरस ट्रीज में क्या क्या आ जाएंगे? पाइन, फर, लार्च, स्प्रूस, हेमलॉक। ठीक है, याद रखिए कॉनिफेरस ट्रीज पाइन, फर, हेमलॉक, लार्च, स्प्रूस। ठीक है, ये सब आपके कॉनिफेरस ट्रीज है और ये कहाँ पाए जाएंगे? बोरियल फॉरेस्ट में, या फिर जिसको हम लोग टाइगा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाए जाएंगे, ना कि ट्रॉपिकल में पाए जाएंगे। तो दूसरा इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, डेंस कैनोपीज ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन द टुंड्रा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। टुंड्रा में दोस्तों ट्री ही नहीं पाया जाता है, टुंड्रा इज ट्रीलेस इकोसिस्टम। ठीक है, तो डेंस कैनोपी तो छोड़ दीजिए, डेंस कैनोपी पाया जाएगा आपका दोस्तों इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है। डेंस कैनोपीज कहाँ पाया जाएगा? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो 2 और 3 इनकरेक्ट है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। I-28 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इन पेयर्स को देखिए, टुंड्रा इकोसिस्टम, लोटिक इकोसिस्टम, एल्गी। ठीक है, तो टुंड्रा में बोल रहा है कि क्या क्या पाए जाते हैं? मॉसेस, लाइचेंस, स्लेजेस। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि टुंड्रा जो है, टुंड्रा बहुत ठंडा रीजन है। ठीक है, ये होता है ट्रीलेस। ठीक है, तो ट्री तो पाया ही नहीं जाएगा। वहाँ पर क्या क्या पाया जाएगा? मॉस पाया जाएगा, लाइचेंस, स्लेजेज, यही सब वहाँ पर पाया जाएगा। थोड़ा बहुत बहुत ग्रास वगैरह भी पाया जाएगा, श्रब्स पाया जाएगा। ठीक है, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। फिर दूसरा देखिए दोस्तों, लोटिक। लोटिक इकोसिस्टम किसको बोलते हैं? जिसमें पॉन्ड्स, मार्सेस और लेक्स होंगे। ये गलत है दोस्तों। देखिए, जो वाटर वाला इकोसिस्टम होता है ना, उसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है लोटिक और एक होता है लेंटिक। ठीक है, याद रखिए लेंटिक का एक और नाम है लेकुस्ट्राइन। लेकुस्ट्राइन, प्लीज़ इसको भी कभी याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, लोटिक ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, लोटिक यानी लोटे से बना है और ये लोटा बिना पेंदी का है। बिना पेंदी का लोटा दोस्तों एक जगह रुकता नहीं है, एक जगह रुकता नहीं है। तो ये लोटिक जो इकोसिस्टम है दोस्तों, ये चलता हुआ पानी है, ये चलता हुआ पानी है, रुका हुआ पानी लोटिक नहीं है। लोटिक जो लोटा है, ठीक है, वो बिना पेंदी का है। ठीक, वो रुकता नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, बिना पेंदी का लोटा क्या होता है? वो इधर उधर डगरते रहता है। ठीक है, तो वही है दोस्तों लोटिक इकोसिस्टम। तो लोटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड्स नहीं आएगा, मार्सेस, लेक्स नहीं आएगा। पॉन्ड्स, मार्सेस, लेक्स आएगा आपका लेंटिक इकोसिस्टम है, जो कि रुका हुआ पानी है। ठीक है, लोटिक इकोसिस्टम में आएगा दोस्तों आपका रिवर, स्प्रिंग, ठीक है, स्ट्रीम्स, क्रीक्स, ब्रूक्स, चैनल्स, ये सब आएगा लोटिक के अंदर में। लोटिक के अंदर चलता पानी, चलता पानी। ठीक है, और लेंटिक के ऊपर रुका हुआ पानी, लेंटिक के ऊपर रुका हुआ पानी। रुका हुआ पानी में क्या क्या जाएगा? पॉन्ड्स, मार्सेस, लेक्स, ये सब। तो लोटिक इकोसिस्टम ये गलत है दोस्तों। फिर एल्गाई देखिए, एल्गाई बोल रहा है डिकम्पोजर्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, गलत है। एल्गाई क्या है दोस्तों? ब्लू ग्रीन एल्गाई। ठीक है, एल्गाई एक तरीके से प्लांट ही है, जो मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम का ये प्रोड्यूसर है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का ये प्रोड्यूसर है। डिकम्पोजर कौन है? डिकम्पोजर मैंने क्या क्या बताया आपको? फंगाई है, मोलस्क है, ठीक है, क्रस्टेशियंस है, ये सब आपका डिकम्पोजर का काम करेगा, ना कि एल्गाई। एल्गाई या एल्गी, एल्गी जो है प्रोड्यूसर है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, ना कि डिकम्पोजर है। तो तीसरा भी गलत है आपका। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 ओनली। याद रखिएगा कि एल्गी जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर है। एक्वेटिक इकोसिस्टम का डिकम्पोजर कौन है? फंगाई है, ठीक है, क्रस्टेशियंस है, मोलस्क है, लोटिक इकोसिस्टम यानी चलता हुआ पानी, यानी रिवर, स्ट्रीम, ब्रूक, चैनल, क्रीक, ये हो गया लोटिक। और लेंटिक में पॉन्ड, मार्सेस, लेक्स। लेंटिक को ही लेकुस्ट्राइन भी बोलते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो खैर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 ओनली। 29th क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इन स्टेटमेंट्स में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला देखिए, डेजर्ट इकोसिस्टम्स हैज़ द हाईएस्ट एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दोस्तों प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक इकोसिस्टम टोटल कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें से कितना बायोमास अवेलेबल है दूसरे एनिमल्स वगैरह के लिए, यानी अपना कंजम्पशन घटा दे
तो उसी को बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट हो या ग्रॉस हो वो तो बात की बात है, बट सबसे ज़्यादा बायोमास क्या डेजर्ट में प्रोड्यूस होता है? नहीं दोस्तों, डेजर्ट में तो एकदम लगभग जीरो बायोमास प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, कैक्टस वगैरह ही पाया जाएगा, कैक्टस या थोड़ा मोड़ा ग्रास। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बायोमास कहाँ प्रोड्यूस होगा? सबसे ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस होगा वैसे एस्टुअरीज में, और अगर टेरेस्ट्रियल की ही बात करें तो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह में सबसे ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस होगा। तो पहला आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए, चेंजेज इन द टेम्परेचर प्रोफाइल विथ डेप्थ इन एक्वेटिक सिस्टम इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ अलग अलग लेयर का वाटर का स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है। जैसे सबसे वार्म वाटर ऊपर रहेगा, फिर नीचे में क्या रहेगा, कोल्ड वाटर रहेगा, यहाँ वार्म वाटर या कोल्ड वाटर। तो इस तरह से जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है ना वाटर का, इसको थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए दोस्तों, एस्टुअरीज हैव ए हायर प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। बिल्कुल सही बात है। एस्टुअरीज के पास बात सबसे ऐसा समझ लीजिए कि एस्टुअरीज में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, एस्टुअरीज के पास सबसे हाईएस्ट जो प्रोडक्टिविटी है वो एस्टुअरीज के पास ही है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 ओनली, क्योंकि 1 ही सिर्फ इनकरेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। विथ रेफरेंस टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स देखिए दोस्तों। ब्लू कार्बन इज द कार्बन स्टोर्ड इन कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम्स। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए एटमॉस्फेयर से CO2 को कैप्चर करके जो कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम में स्टोर हो गया उसको बोलेंगे ब्लू कार्बन। ठीक है, और ग्रीन कार्बन बोलेंगे द कार्बन टेकन अप बाय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बिल्कुल, जैसे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं या ट्रीज हैं वो जो कार्बन को कैप्चर करके अपने पास स्टोर कर लिए उसको ग्रीन कार्बन बोलेंगे। तो ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। दूसरा देखिए, इंक्रीज्ड सेडिमेंट डिपोजिशन फ्रॉम द अर्बन कंस्ट्रक्शन हैज रिजल्टेड इन ग्रेटर टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे ये वाटर क्या है, नॉर्मली ट्रांसपेरेंट है। अब इस वाटर में कुछ गंदगी मिक्स कर दी जाए, ठीक है, कीचड़ ये सब मिक्स कर दी जाए तो वाटर की ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ट्रांसपेरेंसी घट जाएगी। इसी चीज़ को बोला जाता है टर्बिड वाटर या टर्बिडिटी। ठीक है, तो ज़्यादा जो सेडिमेंट डिपोजिशन है उसके कारण क्या हो रहा है, टर्बिडिटी बढ़ जा रही है। यस, एंड डिक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस इन इकोसिस्टम। अब जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो जब टर्बिडिटी बढ़ जाएगी तो सनलाइट आसानी से नीचे तक नहीं जा पाएगा, तो यानी अंदर तक आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, बस टॉप पर थोड़ा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो दूसरा भी बिल्कुल स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। तीसरा देखिए, ओनली नेचुरल वेटलैंड्स हैव वाटर प्यूरिफिकेशन फंक्शंस। ये बिल्कुल गलत है। नेचुरल वेटलैंड हो या फिर आपका आर्टिफिशियल वेटलैंड हो तो वाटर प्यूरिफाई करने का पावर दोनों में ही होता है। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 ओनली। देखिए लॉन्ग टर्म के बाद ये पता भी नहीं चलता है कि कौन सा वेटलैंड नेचुरल है या कौन सा आर्टिफिशियल है, दोनों लगभग एक ही जैसे काम करने लगते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, ठीक है। देखिए, इन द मरीन इकोसिस्टम्स बायोमास पिरामिड्स आर ऑफन इन्वर्टेड। तो देखिए ये आपको ये एकदम सही बात है, क्योंकि बायोमास पिरामिड में क्या होता है, मरीन इकोसिस्टम में सबसे बेस पर होता है आपका फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स का जो ओवरऑल बायोमास है दोस्तों वो कम होता है। फिर फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले जो जीव जंतु हैं उनका बायोमास उनसे बड़ा होता है। फिर उनको खाने वाले जो जीव जंतु हैं जैसे वेल वगैरह, उनका बायोमास उससे भी ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं जो बायोमास पिरामिड जो है वो मरीन इकोसिस्टम का इन्वर्टेड है, ये बिल्कुल करेक्ट है, एकदम याद रख लीजिए। मरीन इकोसिस्टम में जो बायोमास पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, फिर दूसरे देखिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इन्वर्टेड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज नेवर इन्वर्टेड, टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, एकदम याद रखिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, एकदम याद रख लीजिए इस बात को। तो दूसरा इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, फंगाई आर ऑटोट्रॉप्स दैट ऑक्यूपाई द बेस ऑफ द टेरेस्ट्रियल फूड वेब। नहीं, फंगाई ऑटोट्रॉप नहीं है, यानी खुद से अपना खाना नहीं बनाता है। फंगाई है डिकम्पोजर्स। एल्गाई आर ऑटोट्रॉप्स। एल्गाई आर प्रोड्यूसर्स या एल्गी आर
ऑटोट्रॉफ्स, फंगी आर डिकम्पोजर्स, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, फंगी आर डिकम्पोजर्स, फंगी आर डिकम्पोजर्स, एल्गी आर ऑटोट्रॉप्स, एल्गी आर ऑटोट्रॉप्स। इस छोटे से कंफ्यूजन को कभी भी मत रखिएगा मन में, एकदम तुरंत याद कर लीजिए। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, वन ओनली। ऑटोट्रॉप किसको बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो फंगी जो ऑटोट्रॉप नहीं है, फंगी डिकम्पोजर है दोस्तों। फंगी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिकम्पोजर। और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, सैप्रोट्रॉप बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, माइक्रो कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू एक्वेटिक इकोसिस्टम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए। वाला देखिए, वाटर डेप्थ अफेक्ट्स द प्रेजेंस एंड द टाइप ऑफ लाइफ इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है आपका न्यूटन, ऐसे, फिर सबसे बॉटम पर जाते जाते क्या हो जाता है आपका बेंथिक या बेंथोस, ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि वाटर डेप्थ के साथ साथ जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में अलग अलग लाइफ फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, ये दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द राइज इन टेम्परेचर्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम विल बी लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि वाटर का जो हीट कैपेसिटी है वो हाई है। वाटर का हीट कैपेसिटी हाई है, इसका मतलब क्या है कि वाटर को अगर उतना ही हीट प्रोवाइड किया जाएगा और लैंड को उतना ही हीट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ हीट जब लैंड और वाटर दोनों को प्रोवाइड किया जाएगा तो लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा और वाटर का टेम्परेचर कम बढ़ेगा, क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, सम मैरीन ऑर्गेनिजम्स क्रिएट बायोल्यूमिनेसेंस एज ए फॉर्म ऑफ एन एडेप्टेशन। बायोल्यूमिनेसेंस किसको बोलते हैं दोस्तों, मतलब केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। अब अगर बिग बैंग थ्योरी देखेंगे, ठीक है, तो वो जो शेल्डन कूपर होता है, शेल्डन कूपर को जब जॉब से निकाल दिया जाता है उसको फिजिसिस्ट के पोजीशन से, तो वो फिर जो है अलग अलग पागलों की तरह अलग अलग काम करता है, ठीक है। और उसी टाइम ये एक बायोल्यूमिनेसेंट फिश बनाता है, बायोल्यूमिनेसेंट फिश, BF, ठीक है। तो आप लोग भी BF बनाइए। BF बनाने का मतलब है बायोल्यूमिनेसेंट फिश बनाइए दोस्तों, ठीक है, बॉयफ्रेंड मत बनाइए, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सम मैरीन ऑर्गेनिजम्स क्रिएट बायोल्यूमिनेसेंस एज ए फॉर्म ऑफ एन एडेप्टेशन, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेजर्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों अर्थ पर जो डेजर्ट इकोसिस्टम है उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला देखिए, कैम पाथवे इन द प्लांट्स हेल्प टू इंक्रीज फोटो रेस्पिरेशन एंड रिड्यूस वाटर यूजेज। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, कैम पाथवे कहाँ पर होता है, तो डेजर्ट में होता है। कैम पाथवे, ये टर्म आप लिख लीजिए कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि ये शायद आपने नोट्स वगैरह में नहीं लिखा होगा। कैंप पाथवे होता कहाँ पर, डेजर्ट में। और देखिए इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, लिखने का मन है तो। कैंप का फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशियन एसिड मैकेनिज्म, क्रैसुलेशियन एसिड मैकेनिज्म। पूरा मैकेनिज्म आपको जानने की जरूरत है, मैं तो आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि होता क्या है। देखिए दो प्रोसेस है, एक तो सनलाइट से फूड बनाने का, ठीक है। सनलाइट से फूड बनाने के लिए तरह तरह की चीज़ें हैं। मान लीजिए एटमॉस्फेयर से CO2 लेना है, एटमॉस्फेयर से CO2 लेना है। एटमॉस्फेयर से CO2 लेने के लिए जो प्लांट है वो प्लांट अपने के जो पत्ते हैं वो क्या करेंगे, अपना स्टोमेटा को ओपन करेंगे। स्टोमेटा को लेकिन जब ओपन करेंगे दोस्तों तो बाहर से CO2 तो ले सकते हैं, लेकिन साथ के साथ अंदर से जो वाटर है H2O वो बाहर आ जाएगा,
H2O बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए ये प्लांट क्या करते हैं कि ये बाहर से CO2 लेने वाला काम, यानी स्टोमेटा को ओपन करके बाहर से CO2 लेने वाला काम करते हैं रात में, नाइट में ये काम कर लेते हैं। तो नाइट में ये काम कर लिया, CO2 कैप्चर कर लिया जितना कैप्चर करना था, और दिन में फिर सनलाइट ले करके ये क्या कर लेंगे, उसको उससे फूड बना लेंगे, ठीक है। तो यही है। लेकिन जनरली क्या होता है, दूसरे जो ट्रीज होते हैं जो कि डेजर्ट में नहीं है, वो क्या करते हैं, दिन में ही CO2 लेते हैं। अब दिन में CO2 लेंगे तो उससे बस एक नुकसान है कि थोड़ा सा वाटर का भी लॉस होगा, लेकिन उन रीजन्स में वाटर की कमी नहीं है, इसलिए उन प्लांट्स को कोई डेंजर नहीं है। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं दोस्तों, इनका एडेप्टेशन ऐसे हुआ है कि ये CO2 लेने के लिए स्टोमेटा को रात में ओपन करते हैं, और रात में जितना CO2 लेना है वो ले लिया, ठीक है। और फिर बाकी फोटोसिंथेसिस का काम दिन में करते हैं, ठीक है। तो दिन में जब फोटोसिंथेसिस करेंगे, स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे, तो वाटर का लॉस ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। रात में स्टोमेटा ओपन करने से वाटर का लॉस ज़्यादा क्यों नहीं होता, क्योंकि बाहर की टेम्परेचर थोड़ी कम होती है रात में, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म क्यों है, ताकि अपने इसको क्या नाम है, वाटर लॉस को घटा पाए, ठीक है। तो कैम पाथवे इन द प्लांट्स हेल्प टू इंक्रीज फोटो रेस्पिरेशन, नहीं, फोटो रेस्पिरेशन को क्या कर रहे हैं ये लोग, घटा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर साथ के साथ मान लीजिए CO2 लेते हैं, ठीक है, CO2 लेते हैं और साथ के साथ फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इस सब प्रोसेस में क्या फोटोसिंथेसिस का भी रेट हाई होता, फोटो रेस्पिरेशन का भी रेट हाई रहता, लेकिन वाटर लॉस का भी रेट हाई रहता, और वो प्लांट तुरंत ही ड्राई हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो ये वाटर यूजेज को तो रिड्यूस करता है, सही बात है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन को भी ये डिक्रीज करता, ना कि इंक्रीज करता, तो पहला गलत है। तो कैम पाथवे डेजर्ट में यूज होता है, किस लिए होता है, वो फोटो रेस्पिरेशन को घटाता है, और आपका ये जो है वाटर लॉस को भी घटाता है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए दोस्तों, द लोवेस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स इज फाउंड इन द डेजर्ट्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ ना पानी है, ठीक है, और टेम्परेचर इतनी हाई है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बायोमास यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बनता, बहुत लिमिटेड टाइप के यहाँ पर स्पीसीज देखने के लिए मिलते हैं, जैसे थोड़ा बहुत ग्रासेस या श्रब्स एंड मेनली कैक्टस, ठीक है, मेनली कैक्टस। तो दूसरा बिल्कुल स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा देखिए, जेरोफाइट प्लांट्स, जो दोस्तों जो डेजर्ट में जो प्लांट्स सर्वाइव करते हैं उनको जेरोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। हैव फ्यूअर स्टोमेटा टू रिड्यूस वाटर लॉस वाया ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को किसको बोलते हैं दोस्तों, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो इनके पास स्टोमेटा बहुत कम होता है, जिसके कारण से वाटर लॉस भी बहुत कम होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, जेरोफाइट का यही अर्थ भी है, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइए 34 देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में स्टेटमेंट्स देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए। पहला देखिए, फायर्स एक्ट एज ए लिमिटिंग फैक्टर इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ओकेजनली जो है आग लगने का जो सिस्टम है, मतलब आग लग ही जाता है हर साल में या 2 साल में एक बार, ठीक है, और जिसके कारण से सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह फिर से प्राप्त हो जाती है, और वो जो है एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्रास वहाँ पर बढ़ते जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखने का काम यही करता है, फायर करता है, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, बटरेस रूट्स इन द टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा में तो ट्री ही नहीं होगा दोस्तों, टुंड्रा इज द ट्री लेस रीजन, तो टुंड्रा में बटरेस रूट कहाँ मिलेगा, बटरेस रूट मिलेगा आपको मेनली जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर, ठीक है। बटरेस रूट का आपको मैं फोटो बना के दिखा देता हूँ, वाला बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए, ये पेड़ है, ठीक है, तो इसका तो नीचे जो जड़ जा ही रहा है। अब ये ज़मीन है ना, ज़मीन के भी ऊपर ऐसे ऐसे एकदम देखिएगा, मतलब ये ऐसे ऐसे वाला नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये दूसरा है, ये मैनग्रोव से पाया जाता है, लेकिन ज़मीन से सटा ही ऐसे खूब सारा एकदम दूर तक जो है आपको दिखेगा कि एकदम मोटी सी लकड़ी टाइप की जो है इसका ये रहेगा, रूट रहेगा। उस पेड़ को ना इतना गजब का सपोर्ट दिया हुआ रहता है कि क्या आंधी चले क्या बारिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम टिके रहते हैं ये पेड़, ठीक है। तो यही है बटरेस रूट्स, तो बटरेस रूट्स टुंड्रा वेजिटेशन में ही बिल्कुल उसका अपोजिट, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाएंगे बटरेस रूट्स, तो दूसरा बिल्कुल गलत है। तीसरा देखिए,
द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज हाई इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिल्कुल, डिकम्पोजिशन के लिए क्या 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 चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। दोनों कहाँ पर मिलेगा सबसे ज़्यादा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी हाई प्लस टेम्परेचर हाई, ये दोनों मिलेगा आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो यस, वहाँ पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। देखिए, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस मेक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एन आइडियल इन्वायरमेंट फॉर बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, दे क्विकली डिकम्पोज मैटर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। The high biodiversity of decomposers such as bacteria and fungi also accelerate the decomposition process। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के कारण जो है ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस एक्सेलरेटेड मैनर में होता है। आइए 35th क्वेश्चन देखेंगे अब। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, देखिए कंसीडर करिए। ट्रांसपीरेशन अकर्स इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। तो क्या ये बात सच है, तो हाँ बिल्कुल। एक ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब है कि जैसे लॉस ऑफ वाटर, तो वो प्लांट चाहे एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, तो वहाँ पर लॉस ऑफ वाटर होता ही है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर कब होगा, जब वो स्टोमेटा को ओपन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को एक्सचेंज करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेने के लिए या फिर बाहर ऑक्सीजन छोड़ने के लिए। तो स्टोमेटा ओपन करेगा दोस्तों, तो जो एक्सेस वाटर है वो उस प्लांट में, तो वो भी उससे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सनलाइट वगैरह के कारण। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है बाहर सैलिनिटी थोड़ी हाई हो, तो सैलिनिटी हाई होगा तो वाटर को ये खींच लेगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है कि ट्रांसपीरेशन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट्स दोनों में ही होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, इंटरटाइडल जोन्स डू नॉट एक्सपीरियंस एनी एज इफेक्ट। ये तो गलत बात है ना। एज इफेक्ट का मतलब क्या है कि वो रीजन जहाँ पर इकोटोन फॉर्म होता है ना, इकोटोन जहाँ पर फॉर्म होता है वहीं पर एज इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो इंटरटाइडल जोन है दोस्तों, वो टेरेस्ट्रियल का और एक्वेटिक का बीच का जोन है। तो क्या यहाँ पर आपको इकोटोन फॉर्म होगा, हाँ होगा। तो इकोटोन फॉर्म होगा तो क्या एज इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, हाँ होगा, देखने के लिए मिलेगा बिल्कुल। तो इंटरटाइडल जोन डू नॉट एक्सपीरियंस एनी एज इफेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। तीसरा देखिए, पॉडजोल्स आर द टिपिकल सॉइल्स फाउंड इन द बोरियल इकोसिस्टम। बिल्कुल, पॉडजोल्स पाए जाते हैं टाइगा में, टाइगा, या फिर जिसको हम लोग बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। पॉडजोल्स बिल्कुल दोस्तों एसिडिक होते हैं और इनफर्टाइल सॉइल होते हैं। एसिडिक सॉइल, इनफर्टाइल सॉइल, एकदम सैंडी सॉइल। पॉडजोल्स आर एसिडिक सॉइल, इनफर्टाइल सॉइल, सैंडी सॉइल्स। मतलब इनकी जो है क्या बोला जाए, एग्रीकल्चर या किसी प्रोडक्टिविटी इन सॉइल्स की बहुत कम होती है, ऐसा समझ लीजिए। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली, ठीक है। 35 का ए, 1 and 3 ओनली विल बी द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वीवी पैरी इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन सोन बाय मैनग्रोव्स। बिल्कुल सही बात है। वीवी पैरिटी का मतलब क्या है कि एक प्लांट है, तो प्लांट की सीड्स हैं, ठीक है। तो जनरली सीड्स को ये छोड़ देते हैं और सीड्स फिर बाद में अपना क्या करते हैं, सीड्स का जर्मिनेशन जो है सीड्स का, वो फिर होते रहता है आराम से। जैसे चना आप देख लीजिए, चना को पानी में डाल देते तो उसका जर्मिनेशन होता है ना। तो ये सीड का जर्मिनेशन जब प्लांट ट्री जो है अपने ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये ट्री से गिर गए सीड्स तो जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा खारा है, सेलाइन वाटर है, ठीक है। और वो जो एटमॉस्फेयर है सेलाइन वाटर का, वो हॉस्टाइल है किस चीज़ के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए। तो इसीलिए ये जो ट्री जो है, मैनग्रोव वाली ट्री जो है, उन सीड्स का जर्मिनेशन अपने ऊपर ही करवा देती है, बाद में उसको ड्रॉप करती है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वीवी पैरिटी, वीवी पैरिटी, वीवी पैरस टाइप के ट्रीज होते हैं वहाँ पर। तो पहला बिल्कुल इनकरेक्ट है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, पेलाजिक जोन्स आर एरियाज दैट आर अटैच टू द सोर्स और ऑफ द सराउंडिंग लैंड्स। बिल्कुल ये गलत बात है। पेलाजिक जोन बोलते हैं दोस्तों उस रीजन को जो कि बॉटम के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है। जो बॉटम के साथ कांटेक्ट में आता है उसको बोलते हैं बेंथिक जोन, बेंथिक जोन, ठीक है। तो सोर यानी किनारे के साथ अगर कांटेक्ट में आ रहा है तो वो तो क्या हो गया, एक तरीके से बेंथिक जोन हो गया ना। पेलाजिक जोन वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो दूसरा बिल्कुल इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, थर्मल पोल्यूशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक बात याद रखिए,
जब भी पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन बढ़ेगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन घटेगा, ठीक है। दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन घटेगा। तो यहाँ पर तो क्या बोला, थर्मल पॉल्यूशन यानी हीट पॉल्यूशन, तो हीट जब भी बढ़ेगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन घटेगा ना कि बढ़ेगा। थर्मल पॉल्यूशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, गलत। थर्मल पॉल्यूशन लीड्स टू एन ए डिक्रीज इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो तीसरा भी इनकरेक्ट है दोस्तों। तो राइट आंसर 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टाइडल फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। टाइडल फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में स्टेटमेंट्स देखिए। पहला है, टाइडल फॉरेस्ट इन इंडिया आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। जाहिर सी बात है, जो नदी समुद्र में जाकर के मिल रही है, तो समुद्र में जब मिलेगी तो समुद्र का वहाँ पर क्या होता है, टाइड्स आते हैं। तो टाइड्स जहाँ आते हैं उस रीजन में जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम बन रहा है उसी को टाइडल फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलेंगे। मेनली इसको हम लोग मैनग्रोव भी बोलते हैं, मैनग्रोव भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैनग्रोव कहाँ कहाँ फॉर्म होता है, गोदावरी में, कृष्णा में, महानदी में, बिल्कुल तीनों में बनता है। पहला बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनग्रोव्स इज कॉजिंग द डिक्रीज ऑफ खराई कैमल्स। खराई कैमल्स पाया जाता है आपका दोस्तों सौराष्ट्र, गुजरात के आसपास में। खराई कैमल्स जो होता है दोस्तों, वो पानी में तैर सकता है, ठीक है। एक तो पानी भी थोड़ा खारा होता है, सेलाइन वाटर में तैरना भी थोड़ा आसान होता है, और ये जो खराई कैमल्स है ना, ये एडेप्टेशन भी इनका हाई रहता है उस रीजन में, ठीक है। तो ये तैर करके, क्योंकि वो रीजन ऐसा ना, भुज वाला रीजन जो है, भुज गुजरात का जो रीजन है, उसमें बीच बीच में आपका ज़मीन है और अगल बगल पानी है, फिर थोड़ा सा ज़मीन है, फिर अगल बगल पानी है। तो इन कैमल्स को पानी को पार कर करके एक लैंड से दूसरे लैंड में जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको तैरने आता है, ठीक है। और जब मैनग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों, तो खराई कैमल्स का नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी जानवर का जो कि वहाँ के इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट है, फूड या किसी भी चीज़ के लिए भी, तो एक का नुकसान होगा तो सभी का नुकसान होगा। तो दूसरा भी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा देखिए, मैनग्रोव ट्रीज टेक अप ऑक्सीजन थ्रू देयर रूट्स। बिल्कुल सही बात है। इसको हम लोग, इन रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। मैनग्रोव्स का ट्री एक रूट तो नीचे जाता है और नीचे से थोड़ा थोड़ा ऊपर भी निकला रहता है। ऊपर जो निकला हुआ रूट रहता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एयर रूट्स। एयर रूट्स, ये बिल्कुल ऑक्सीजन लेने के लिए ही ये रूट्स हैं, ठीक है। एयर रूट्स बोलते हैं इनको, या फिर न्यूमेटोफोर्स ही बोलते हैं। तो तीसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इनकरेक्ट इसमें कौन है, कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। द रीजन्स आर कैरेक्टराइज बाई लॉन्ग विंटर्स, ठीक है। बहुत लॉन्ग विंटर होते हैं, यानी रात बहुत लंबी होती है। एंड मॉडरेट एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी साल में बहुत ही कम बारिश होती है। एंड आर कंपोज प्राइमरीली ऑफ कोन बियरिंग निडल लिव्ड और स्केल लिव्ड एवरग्रीन ट्रीज। अच्छा, कोन याद रख लीजिए, यानी कि ये कॉनिफर की बात की जा रही है, कॉनिफर। कोन यानी कॉनिफर को ही कौन बोलते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज को ही कोन भी बोलते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो टाइगा में पाए जाते हैं। तो यहीं पर राइट आंसर मिल गया। वैसे आप और उसको कन्फर्म कर लीजिए, ठीक है। दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। एंड अकाउंट फॉर अबाउट 29% ऑफ अर्थ्स इकोसिस्टम, ठीक है। इट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज सच एज पाइन्स, ऑल्दो देयर आर सम अदर डेसिडुअस ट्रीज। इट इज ऑल्सो नोन एज बोरियल फॉरेस्ट। अब दोस्तों, बोरियल फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, टाइगा में मिलता है, ठीक है। तो 38 का बी इज द राइट आंसर। बहुत ही ईजी गेस है ये। बाकी आप टेम्परेट डेसिडुअस, टुंड्रा, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, बट यहाँ पर राइट आंसर क्या है इसका, टाइगा है। थर्टी 39 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटाट्स। एक्वेटिक हैबिटाट्स की प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स लिमिट करते हैं, और करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला देखिए दोस्तों, कोल्ड वाटर हैज़ लेस ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू वार्म वाटर दैट अफेक्ट सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये गलत है, आपको पता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है, घटता है। ये आपको पता है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए कोल्ड वाटर के पास ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा और वार्म वाटर के पास ऑक्सीजन कम रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, स्मॉल चेंजेज इन वाटर टेम्परेचर पोजेज अ ग्रेट थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल, वाटर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज होगा दोस्तों, तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया,
ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा घट गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन घटा तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो घट जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स घटा तो हर टाइप के एनिमल की जो स्पीसीज हैं उनका सर्वाइवल रेट कम होते जाएगा। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, सनलाइट पेनिट्रेशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो बिल्कुल सही बात है, जहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेट कर पाएगा वहीं तक क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस होगा, और जितना फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही आपका प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा। ठीक है, तो सनलाइट कहीं ना कहीं आपका एक्सटेंट ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने में इसका एकदम अहम भूमिका है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ओनली। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आ जाइए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40, और ये क्वेश्चन को आप आंसर करिए। मैं पढ़ देता हूँ उसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फूड चेन्स। फूड चेन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए। इन एन इक्वेटिक इकोसिस्टम द डेट्रिटस फूड चेन इज द मेजर कॉन्ड्यूइट फॉर एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो जो डेट्रिटस फूड चेन है दोस्तों, ठीक है, ये मेजर कॉन्ड्यूइट है एनर्जी फ्लो के लिए इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में। आपको बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कॉन्ड्यूइट फॉर एनर्जी फ्लो। अब ये आपको बताना है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो मेजर कंडुइट है आपका एनर्जी फ्लो के लिए। ये भी बताना करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तीसरा बताइए, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन इंटरैक्ट विथ ईच अदर एट सम लेवल्स। तो आपको बताना है कि ग्रेजिंग फूड चेन और जो आपका डेट्रिटस फूड चेन है क्या वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों आप राइट आंसर मार्क करेंगे, एंड होपफुली आप डिटेल्ड और अच्छा आंसर हम लोगों को कमेंट में प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जो भी करना है आप करिए। मेरे चैनल से मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो CSE विथ आनंद मोहन, इससे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।